चलो भाई देखो जरा, कल हमने जो आपको एक्सरसाइज 6.2 पढ़ा रहे थे उसके पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, एंगल के बारे में बताया था। लेकिन वो कैसे एंगल के बारे में बताया था कि दो लाइन तो थी लेकिन ये पैरेलल नहीं थी। एम और एन समांतर नहीं थी। एम और एन क्या नहीं थी? समांतर नहीं थी। आज हम समझा रहे हैं कि जब दो लाइनें समांतर हों और फिर उस पर एक तिर्यक लाइन खींची जाए, तिर्यक रेखा खींची जाए, तब कोणों में क्या संबंध होता है और कोण किस तरीके से हम क्लेरिफाई करेंगे एंगलों को। ठीक है, तो कल हमने कुछ इस तरीके का बताया था लास्ट वीडियो में, और आज समझिए जरा। मान लीजिए आपके पास में दो लाइन है एम और एन। कितनी लाइनें हैं? दो लाइनें हैं एम और एन। इसमें एक लाइन है तिर्यक रेखा जिसे हमने कहा एल। क्या कहा हमने? एल कहा। ये एल इस पॉइंट पर एम को और इस पॉइंट पर एन को क्या करती है? काटती है। पॉइंट टू पॉइंट समझिए बहुत आराम से। ठीक है भाई, काटती है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर चार कोण बनते हैं और यहां पर चार कोण बनते हैं। ठीक है, तो जब दो लाइनें परस्पर समांतर होती हैं, एम और एन परस्पर क्या हैं? समांतर हैं, और इनको एक तिर्यक रेखा एल काट रही है दो पॉइंट पर, तब होगा क्या? पॉइंट नंबर 1, ये आप नोट करिए। पॉइंट नंबर 1, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होगा। संगत कोण समझ रहे हो क्या? संगत कोण का मतलब जैसे अगर हम एक का संगत कोण कहें तो 5 आएगा। एक का संगत कोण, समांतर रेखा को तिर्यक रेखा ने जहां पर भी काटा उस पॉइंट से आप लेफ्ट और अपर गए तो 5वां मिला हमें कोण। यहां पे भी वही चीज हो रही है कि एक तिर्यक रेखा ने एम को जहां पर काटा उसके लेफ्ट और ऊपर जा रहे हैं तो कोण नंबर 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोसेस यहां पर हुआ वही प्रोसेस यहां पर हुआ, तो वो कहलाते हैं संगत कोण। क्या कहलाते हैं? संगत कोण। तो अब संगत कोण मतलब ये हुआ कि 1, 5 बराबर होंगे। 1 और 5 क्या होंगे? बराबर होंगे। 1 और 5 क्या होंगे? बराबर होंगे। 2 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। 3 किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। 4 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। ये है इसका मतलब, समझे? अब बात आती है कि एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। अच्छा, एक बात और सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अगर हम ये कह दें कि संगत कोण बराबर है, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म कैसा है, तो निश्चित है कि ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। ये बात भी क्लियर है। एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। एकांतर अंतःकोणों का, एकांतर का मतलब क्या? एक यहां बने, दूसरा यहां बने। एक लाइन है, एक लोग यहां से झांक रहे, ये देखो झांक रहा है यहां से, और ये दूसरा बंदा झांक रहा है यहां से। एक ही लाइन के एक यहां से झांके, एक यहां से झांके, तो ये और ये क्या बनेंगे? एकांतर। ठीक है, और साथ में उसने कहा है अंतः, तो एकांतर अंतः कौन बनाएगा भाई? 3, 5 ये युग्म में एकांतर अंतःखंड कोण के हैं, और 4 और 6 देखो, ये 3 अंदर की बात है, इस लाइन की नीचे की बात है ना, और 5, 6 इस लाइन के ऊपर की बात है। मतलब ये 3, 4, 5, 6 ये सब अंदर की बातें हैं। 3, 4, 5, 6 क्या है? अंदर की बातें हैं, अंदर की बातें हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब देखो 3 इस तरफ झांक रहा था, 5 इस तरफ झांक रहा था, तो 3 और 5 कौन से कहलाए? अंतःकोण कहलाए। और अंतःकोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब यहां पर हम क्या लिखेंगे? 3 किसके बराबर होगा? 5 के। 4 किसके बराबर होगा? 6 के। बात क्लियर है? अब सुनो, अगर एक बात और सुनो, एकांतर अंतःकोण बराबर हो उनका युग्म, उनका युग्म क्या हो? बराबर हो, तो ये रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। यानी हम ये कहें कि एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है तो रेखाएं समांतर है, और यदि रेखाएं समांतर है तो अंतःकोण बराबर है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट ये कहता है तिर्यक रेखा के एक ही और अंतःकोणों का योग संपूरक होता है। तिर्यक रेखा के एक ही और, या तो तिर्यक रेखा के, ये तिर्यक रेखा है, या तो लेफ्ट के दोनों अंतःकोण या राइट के
दोनों अंता कोण। बात समझ में आ रही ना? या तो लेफ्ट के दोनों अंता कोण या राइट के दोनों अंता कोण। लेफ्ट के दोनों अंता कोण कौन से हैं? 4 और 5। राइट के कौन से हैं? 3 और 6। तो इनका जो योगफल होगा 4 धन 5 का, वो कैसा होगा? संपूरक। और हम बता चुके हैं आपको कि संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। दो कोणों का योगफल संपूरक हो मतलब 180 अंश। या फिर 3 और 6, 3 प्लस 6 का योग भी कितना होगा? 180 अंश होगा। तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। 6.1 स्टार्ट करते हैं। 6.1 एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 6.1 का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि भाई एक डायग्राम दिया है, ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी सी डी के क्या है? पैरेलल है, समांतर है। ये समांतर का साइन होता है, दो डंडे खींच दो, समांतर बन जाएगा। पड़े डंडे पे खड़ा डंडा बना दो, पड़े डंडे पे खड़ा डंडा बना दो, लंब कहलाने लगेगा। जैसे अगर हम पड़े डंडे पे खड़ा डंडा बना देंगे तो ये लंब कहलाने लगेगा। ए बी पर लंब है, यहाँ पर ए बी सी डी के समांतर है। आ रही है ना बात समझ में? चलो भाई, तो उसने कहा है कि ए बी और सी डी परस्पर क्या है? समांतर है। और ये एंगल 50 है, ये वाला x है, ये वाला 30 है और ये वाला y है। ये 30 नहीं होगा यार, ये 130 होगा, ये 130 है। तो भाई साहब ने कहा है कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है हमको? x और y के मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन ये है। अब जरा हमको एक बात बताओ, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर। ए बी सी डी की क्या है? पैरेलल है। ए बी सी डी की क्या है? पैरेलल है, समांतर है। अगर ए बी सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, तो इनके देखो, ये x कोण है, ये y कोण है। ये x कोण है, ये y कोण है। एक ही पक्ष में बन रहे हैं, बराबर कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? तो x बराबर तो आ गया 130। x बराबर क्या आ गया? 130। इसके बाद अब जरा समझो बात को, ये वाला कोण 50 है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा भाई? देखो ये पूरी लाइन है ना, फिर ये सीधी लाइन गई थी, तो ये पूरा 180 होता है, ये 130 है, तो ये कितना आ जाएगा? 50 हो गया 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल कितना आ गया भाई? ये वाला एंगल कितना आ गया? 50 आ गया। तो ये वाला एंगल 50 आ गया। तो ये कितना है? अच्छा, अपन को मान किसका चाहिए था? अभी x का मान निकालिए, y का मान चाहिए था। अपने को चाहिए था y का मान। अरे y का मान तो सिंपल है भाई, y का मान अपन को चाहिए। तो सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। x और y का ही मान चाहिए ना अपन को, x का मान चाहिए और y का मान चाहिए। सिंपल ही है, इतना सब कुछ करना ही नहीं है। देखो सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। तो ये वाला कोण ये कोण के सम्मुख ही तो है, तो y बराबर भी कितना आ गया? 130। सम्मुख कोण आपस में बराबर है। इसके बाद यहां पर उसने क्या कहा? यहां पर उसने कहा कि ए बी सी डी ई एफ ये परस्पर समांतर है। ये क्या है? समांतर है। तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात कीजिए भाई? एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। जबकि y और z का अनुपात कितना दिया है? 3:7 दिया है। भाई एक काम करते हैं, y बटे z बराबर 3/7 दिया है, तो y बराबर हम 3/7 z लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 3/7 z लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब जरा समझो हमारी बात। देखो ये वाला लाइन जो गई है ये x है और ये z है। ये देखो एकांतर अंतःकोण है ना, और यहाँ क्या कह रहा था? एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक योग में बराबर होता है। मतलब x और z आपस में कैसे हैं? बराबर। x और z आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। x और z बराबर हैं, ठीक है। अब जरा समझिए बात को, x और y का योग कितना आ जाएगा? x प्लस y एक ही तरह बन रहे हैं ना, एक ही तरह अंतःखंड है। रेखा के एक ही और अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो इसका योग कितना आ गया अपना? 180 आ गया। क्या आ गया? 180 आ गया। अब सुनो, यहां पर हम निकाला तो y बराबर 3/7 z, y बराबर 3/7 z, और z बराबर क्या था? x। देखना z बराबर क्या है? x बराबर क्या है? z, ठीक है। x बराबर क्या है? z है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं z, और y बराबर हमारा क्या है? 3/7 z, 3/7 z बराबर 180।
7 लगता आ गया, 7z आ जाएगा, 3z आ जाएगा, 180 हो जाएगा, 7 3 10z बराबर कितना आ जाएगा 180 गुणा 7, ये कैसे गुणा करा दिया, तो z बराबर कितना आ जाएगा 18, 18 का 7 में गुणा करा देंगे, 6 5 7 7 5 12 126। तो भाई कितना आ गया, z का मान कितना आ गया 126, z का मान कितना आया 126 आया। अब अगर z का मान 126 आया तो सोचो जरा x किसके बराबर था z के, और z बराबर कितना आया 126, तो ये भी कितना हो गया 126। इक्वेशन ऐसे फर्स्ट मान लो 180 वाले को, ठीक है। x प्लस वाई बराबर कितना था 180 था ना, x का मान कितना आया 126 प्लस वाई बराबर 180, y बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 126, ठीक है ना। तो y बराबर आपका कितना बचा, y बराबर आपका बचा कितना 54। बात क्लियर है, ऐसे लगेंगे इन सवालों को।